Now the next topic in boiler where we are going to discuss is ला माउंट बॉयलर. सो स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो बॉयलर डिस्कस किया था वो था बेबॉक एंड विलकॉक बॉयलर, जो कि था कौन सी कैटेगरी में, मीडियम प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में. अब चूंकि इस बॉयलर को जो हम डिस्कस कर रहे हैं ला माउंट बॉयलर, तो ये एक ऐसा बॉयलर है जो हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आता है. सो अगर हम बात करें ला माउंट बॉयलर की, तो ला माउंट बॉयलर इज अ मॉडर्न, एक तरह से लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बॉयलर है. हाई प्रेशर, अब इसमें जो प्रेशर को मेंटेन किया जाता है वो हाई प्रेशर होता है. वाटर ट्यूब बॉयलर, इसमें जो ट्यूब्स होते हैं कैसे होते हैं, वाटर ट्यूब होते हैं. अब वाटर ट्यूब का मतलब ऐसे ऐसे ट्यूब जिसके इनसाइड में वाटर, उसके सराउंडिंग में हॉट और फ्लू गैसेस डेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन. अब इससे पहले जितने भी बॉयलर हमने लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर बॉयलर में देखा था, तो वहाँ पर नेचुरल सर्कुलेशन था. लेकिन चूंकि यहाँ पर हम नेचुरल सर्कुलेशन से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर हमें जो सर्कुलेशन चाहिए, उसके सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. कौन से प्रेशर को, हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. तो नेचुरल सर्कुलेशन से काम नहीं चलेगा, तो उस समय हमें फोर्स सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और फोर्स सर्कुलेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं पंप की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन क्लियर. सो लामाउंट बॉयलर एक मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर है, और इसमें एक वाटर ट्यूब बॉयलर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन. ओके, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लामाउंट इन 1925. और ये एक साइंटिस्ट थे लामाउंट, जिनको 1925 में इंट्रोड्यूस किया गया था इस बॉयलर को, एंड इट्स मेनली यूज इन पावर प्लांट फॉर लार्ज स्केल स्टीम जनरेशन. और ये जो बॉयलर है एक तरह से पावर प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है फॉर लार्ज स्केल स्टीम जनरेशन. जहाँ पर लार्ज स्टीम जनरेशन चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम लामाउंट बॉयलर को यूज़ करते हैं. सो आप देख सकते हो ये इस इमेज में, ये एक मॉडर्न टाइप का जो लामाउंट बॉयलर है उसकी इमेज यहाँ से आप 3D इमेज में इसको देख सकते हैं कि इस तरह होता है. अब इन दिस बॉयलर वाटर सर्कुलेशन इज फोर्स्ड बाय पंप. अब मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो बॉयलर है इसमें जो वाटर का सर्कुलेशन है वो नेचुरल तरीके से बजाय फोर्स के थ्रू होता है, और फोर्स के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पंप की ज़रूरत पड़ती है, नॉट बाय नेचुरल कन्वेक्शन. ठीक है. सो वाटर फ्लो एट ए हाई वेलोसिटी थ्रू द ट्यूब्स. अब जब वाटर हाई वेलोसिटी के साथ ट्यूब्स में क्या करता है, फ्लो करता है, जो कि विच प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड स्केल फॉर्मेशन. जो क्या करने का काम करता है, अगर ये हाई वेलोसिटी से जब इस ट्यूब्स की तरफ फ्लो करेगा, तो ये ओवर हीटिंग से क्या करेगा, इसको बचाएगा, और साथ साथ में जो स्केल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है इसको भी क्या करेगा, उससे भी ये बचाएगा. सो बिकॉज ऑफ फोर्स सर्कुलेशन द बॉयलर कैन ऑपरेट एट वेरी हाई प्रेशर एंड प्रोड्यूस स्टीम क्विकली. स्वाभाविक है कि अगर हम बात करते हैं हाई प्रेशर की, तो अब जब फोर्स सर्कुलेशन का यूज़ करोगे, तो फोर्स सर्कुलेशन का मतलब कहीं ना कहीं आप हाई प्रेशर की बात कर रहे हो, तो इस दौरान हम बॉयलर को ऑपरेट कर सकते हैं हाई प्रेशर के लिए, और बहुत जल्दी स्टीम बनाने के लिए भी हम इस बॉयलर का यूज़ कर सकते हैं. अब टिपिकल कैपेसिटी वैल्यूज तो वो होती है स्टीम जनरेशन रेट. तो आप देखिए स्टीम जनरेशन रेट 55,000 किलोग्राम टू 1 लाख किलोग्राम ऑफ स्टीम पर आवर. अब देखो, जो हमने इससे पहले जो बॉयलर पड़े थे उसकी रेंज इससे तो कमी थी. अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग रेंज कितनी है कि 55,000 से लेकर 1 लाख किलोग्राम ऑफ स्टीम को ये प्रोड्यूस कर सकता है 1 आवर्स में. तो ये इसकी कैपेसिटी है. उसके बाद वर्किंग प्रेशर की बात करो तो देख लिए इसका जो प्रेशर है वो किस रेंज में है, 80 से लेकर 120 बार. तो आप देख लीजिए इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है. तो ये हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में, इसका मतलब इसकी जो प्रेशर की रेंज कितनी है, 80 बार से लेकर 120 बार तक. अब स्टीम टेम्परेचर की बात करें तो 450 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड विथ सुपर हीटर, क्योंकि सुपर हीटर का यूज़ करने के साथ इसका जो टेम्परेचर है वो रेंज होती है आपकी 450 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या उससे बियॉन्ड भी हो सकता है. उसके बाद वाटर सर्कुलेशन रेट अबाउट 8 to 10 टाइम्स द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन. जो स्टीम जनरेशन जो बनाई जाती है उससे कम से कम कितना कितना ज़्यादा होता है, 8 से लेकर 10 टाइम्स ज़्यादा होता है. और जनरली हम स्टीम जनरेशन जो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, तो उस दौरान जो वाटर सर्कुलेशन होता है, तो वाटर सर्कुलेशन किससे करते हैं, फोर्स सर्कुलेशन से किया जाता है. अब तो फोर्स सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, वाया पंप के थ्रू होता है. अब इफ़िशियंसी की बात करें तो स्वाभाविक है कि 85 से लेकर 90% इसकी इफ़िशियंसी होती है.
किस बॉयलर की? ला माउंट बॉयलर। सो यू कैन सी ला माउंट बॉयलर। सो ये एक तरह का टू डायमेंशनल डायग्राम या एक तरह से लाइन डायग्राम है ला माउंट बॉयलर का। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इसी तरह का डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये काफ़ी आसान डायग्राम है, और अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसके बाद की जो इसकी डिटेल्स हैं उसको लिखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ला माउंट बॉयलर। तो ला माउंट बॉयलर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है फर्नेस। फर्नेस फर्नेस में क्या होता है? फ्यूल इज बर्न इन द फर्नेस। फर्नेस के अंदर फ्यूल को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। वाटर वॉल पाइप्स आर फिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द फर्नेस। तो फर्नेस की जो इनर वॉल है वहाँ पर वाटर वॉल पाइप्स क्या करते हैं? फिट करते हैं, ठीक है। और वाटर फ्लो थ्रू दिस पाइप, और जो वाटर का फ्लो होता है इन पाइप के थ्रू ही होता है। एंड उसके बाद रिजल्ट क्या होता है? एंड एब्जॉर्ब हीट, ये हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दिस पाइप्स आल्सो प्रोटेक्ट एंड कूल द फर्नेस वॉल। और ये पाइप का मेन काम क्या होता है? एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं फर्नेस वॉल पे, और कहीं ना कहीं उसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का काम भी करते हैं। उसके बाद होता है स्टीम सेपरेटर ड्रम या बॉयलर ड्रम। ये जो आपका सर्कुलर ड्रम दिखाई दे रहा है उसको हम स्टीम सेपरेटर ड्रम भी कहेंगे, या एक तरह से इसको बॉयलर ड्रम भी कह सकते हैं। अब स्टीम सेपरेटर ड्रम, इट इज़ क्लियर फ्रॉम देयर नेम, ये एक ऐसा ड्रम होता है जो वाटर में से स्टीम को क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है, और जो फिर वाटर है उसको वापस बैक कर देता है सर्कुलेशन के लिए। सो द स्टीम सेपरेटर ड्रम इज प्लेस्ड आउटसाइड द फर्नेस। सो स्टीम सेपरेटर ड्रम जो होता है वो फर्नेस के आउटसाइड में होता है। उसके साथ इट सेपरेट स्टीम फ्रॉम वाटर, वाटर से स्टीम को सेपरेट करने का काम करता है। और फिर वाटर गोज बैक फॉर सर्कुलेशन, और उसके बाद जो वाटर है वो सर्कुलेशन के लिए चले जाता है। एंड स्टीम मूव फॉरवर्ड, और जो स्टीम होती है वो मूव फॉरवर्ड करती है। उसके बाद होता है सर्कुलेटिंग पंप। अब सर्कुलेटिंग पंप नाम से क्लियर है, सर्कुलेट करने का काम करना है। अब यहाँ पर जो सर्कुलेशन है, तो इससे जो पहले के बॉयलर में जो हमने सर्कुलेशन पढ़े थे वो नेचुरल सर्कुलेशन है। अब यहाँ पर हमें जो सर्कुलेशन चाहिए वो फोर्स सर्कुलेशन चाहिए। तो फोर्स सर्कुलेशन के लिए हमने कहीं ना कहीं हमें पंप की ज़रूरत पड़ेगी। वो पंप क्या होता है? अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज फॉर सर्कुलेटिंग वाटर एट हाई स्पीड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हमको हेल्प करता है एक हाई सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज टू सर्कुलेट वाटर। तो वाटर को सर्कुलेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं एट हाई स्पीड। उसके बाद दिस फोर्स सर्कुलेशन प्रिवेंट ओवरहीटिंग ऑफ ट्यूब्स। अब इस फोर्स सर्कुलेशन से रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है कि जो ट्यूब्स में ओवरहीटिंग हो उसकी प्रॉब्लम को ये क्या करता है? उसकी प्रॉब्लम को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, या एक तरह से इसको बचाता है ओवरहीटिंग होने से। अब दूसरा होता है इवोपरेटर ट्यूब्स। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो ट्यूब्स हैं, तो यहाँ पर इवोपरेटर ट्यूब्स भी हैं। तो वाटर फ्रॉम द ड्रम, अब जो वाटर है वो ड्रम से होते हुए, वाटर जो ड्रम से होते हुए फ्रॉम ड्रम, वाटर फ्रॉम द ड्रम इज पम्प थ्रू इवोपरेटर ट्यूब। अब जो पंप होते हुए कहाँ पर जाएंगे? ये इवोपरेटर ट्यूब्स में जाएंगे, ठीक है। ये इवोपरेटर ट्यूब्स दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि फर्नेस के अबाव है। हियर वाटर एब्जॉर्ब हीट एंड चेंजेस इनटू वेट स्टीम। अब स्वाभाविक है कि ये जब वाटर पंप से होते हुए इवोपरेटर ट्यूब्स में जाएंगे तो इवोपरेटर ट्यूब में वाटर को क्या किया जाता है? वाटर जो हीट जो फर्नेस की जो हीट है इसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और कहीं ना कहीं अपने फेस को धीरे धीरे किस में चेंज करती है? मतलब वाटर से वेट स्टीम में ये फेस को कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कन्वेक्शनल सुपर हीटर। अब जो वेट स्टीम है, वेट स्टीम इंटर द सुपर हीटर। अब जो वेट स्टीम है, अब चूंकि देखिए ये एवोपरेटर ट्यूब से जो स्टीम, एवोपरेटर ट्यूब से जो वाटर जिसके अंदर जो होता है एवोपरेटर ट्यूब में, ये वाटर क्या करता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो कहीं ना कहीं ये वाटर अब किस में कन्वर्ट हो गया? वेट स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये स्टीम कन्वर्ट होने के बाद जो वेट स्टीम है फाइनल इंटर करती है किसमें? कन्वेक्शनल सुपर हीटर। तो ये सुपर हीटर में क्या करती है? इंटर करती है। अब जैसे ही सुपर हीटर में इंटर करेगी देन उसके बाद मॉइस्चर इज रिमूव एंड स्टीम टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो ये जो वेट स्टीम में कहीं ना कहीं क्या होता है? वाटर के मॉइस्चर होते हैं, तो ये वाटर के मॉइस्चर को रिमूव करता है और साथ साथ में स्टीम के टेम्परेचर को भी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है।
एंड सुपरहीटेड स्टीम इज ऑब्टेन्ड फॉर टरबाइन यूज, और उसके बाद फाइनली हमको सुपरहीटेड स्टीम मिलती है जो टरबाइन को रन करा सके। उसके बाद होता है इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर का मेन काम क्या होता है, ये प्रीहीट करता है किसको, वाटर को। अब जो वाटर फीड वाटर से होते हुए इकोनोमाइजर में जाएगा तो इकोनोमाइजर क्या करेगा, उसको हीट कर देगा। सो फीड वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू द इकोनोमाइजर। अब ये इकोनोमाइजर से क्या होगा, पास होकर जाएगा जहाँ से इकोनोमाइजर का मेन काम है उसको हीट अप करना। देन हॉट फ्लू गैसेस हीट द फीड वाटर बिफोर इट इंटर द बॉयलर सेविंग फ्यूल। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जनरली ये जो इकोनोमाइजर है ये चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा। तो चाहे इकोनोमाइजर हो या दूसरे कुछ और एसेसरीज पार्ट्स हो, तो उसको रन कराने के लिए चूंकि जो फर्नेस में आप जो कोल को बंद कराते हो तो बंद कराने से हॉट गैसेस प्रोड्यूस होगी। तो ये हॉट गैसेस यहाँ से फ्लो होते हुए क्योंकि उसको जाना तो एग्जिस्ट कहाँ से, चिमनी से बाहर ही जाना है। तो इसके बीच में कई पार्ट्स आते हैं, तो ये सारे पार्ट्स को क्या करता है, हीट करता है। तो इसमें इकोनोमाइजर भी एक ऐसा पार्ट्स है या एक ऐसी एसेसरीज है इस बॉयलर की जो क्या करती है कि जो फीड वाटर या नॉर्मल वाटर जब बॉयलर के अंदर इंटर होता है इस बॉयलर ड्रम में, तो ये इकोनोमाइजर से पास होकर जाएगा। तो इकोनोमाइजर किससे रन होता है, अभी जो है जो वेस्ट हीट है तो ये कहीं ना कहीं इकोनोमाइजर से पास होकर जाएगी। तो ये जो इकोनोमाइजर के जो ट्यूब्स हैं इससे पास होकर जाएगी। तो ये जो फीड वाटर है कहीं ना कहीं इकोनोमाइजर में से जब पास होकर जाएगा तो ये वाटर अब नॉर्मल ना होते हुए हीट ऑफ वाटर जाएगा, और वो हीट ऑफ वाटर होते हुए कहाँ पर जाएगा, ये बॉयलर ड्रम के अंदर। ठीक है, सेन फीड वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू द इकोनोमाइजर एंड हॉट फ्लू गैसेस हीट द फीड वाटर बिफोर इट इंटर द बॉयलर सेविंग फ्यूल। और इससे हम फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं या फ्यूल का कंजप्शन इसमें क्या होगा, कम होगा। उसके बाद एयर प्रीहीटर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एयर प्रीहीटर। अब जो नॉर्मल एयर जो एटमॉस्फेयर की वो ब्लोअर के थ्रू आएगी। अब ब्लोअर के थ्रू आने के बाद ये जो एयर प्रीहीटर, अब एयर प्रीहीटर भी किससे रन करेगा, ये जो वेस्ट हीट है यही एयर प्रीहीटर से पास होकर जाएगी। तो जो एयर है, अब ये जो नॉर्मल एयर जो ब्लोअर के थ्रू आई अब ये एयर प्रीहीटर से क्रॉस पास करेगी तो एक तरह से हॉट एयर हो जाएगी। ठीक है, अब यही हॉट एयर कहाँ पे जाएगी, फर्नेस में जाएगी एक प्रॉपर कंबशन करने के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल एयर अगर फर्नेस के अंदर जाएगी और एक हॉट एयर फर्नेस के अंदर जाएगी तो स्वाभाविक है कि हॉट एयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा कंबशन के लिए वो बेटर होगा एक नॉर्मल एयर के कंट्रीब्यूशन से। सो अ ब्लोअर सप्लाई एयर टू द एयर प्रीहीटर। पहले तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो ब्लोअर के थ्रू कहाँ जाएगी, एयर प्रीहीटर में जाएगी, और एयर इज हीटेड बाय फ्लू गैसेस एंड देन सेंड टू द फर्नेस। और ये जो एयर हीटर ये भी कैसे काम करता है, ये फ्लू गैसेस से ही पास होकर जाएगा और इसी के थ्रू ये काम करेगा। और दिस इम्प्रूव कंबशन इफिशियंसी, और कंबशन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए भी हम कहीं ना कहीं इस एयर प्रीहीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद अब फाइनली बात करते हैं वर्किंग ऑफ लामाउंट बॉयलर। तो अब मैं इसका एक बेसिक स्टेप बताता हूँ तो जिससे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इसकी वर्किंग को समझने के लिए। तो सारे पार्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब इसके हम बेसिक वर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीड वाटर। ठीक है, देखो फीड वाटर एक नॉर्मल वाटर है जो कि फीड पंप, अब चूंकि फीड पंप का यूज़ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक अच्छा सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम फीड पंप का यूज़ करते हैं, या इसका एक तरह से बोल सकते हैं फोर्स सर्कुलेशन के लिए हम फीड पंप का यूज़ करते हैं। और फीड पंप के लिए ऐसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं ताकि इससे हमको एक बेटर सर्कुलेशन मिल सके। अब जो फीड वाटर है वाया पंप के थ्रू जाता है बॉयलर ड्रम के अंदर। ठीक है, बट वो पास होता है इकोनोमाइजर ट्यूब से। अब चूंकि इकोनोमाइजर हम जानते हैं, अब चूंकि फर्नेस पर आपका जो फ्यूल बर्न होता है तो बर्न होने के बाद जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होगी तो ये हॉट गैसेस फाइनली जाती कहाँ, चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर ये हॉट गैसेस चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होते तो क्यों ना हम इस हॉट गैसेस का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज दूसरे कामों में कर लिया जाए। तो ये हॉट गैसेस पहले तो हीटअप करेगी किसको, इकोनोमाइजर को। तो इकोनोमाइजर की जो ट्यूब्स है इसके अंदर जो वाटर नॉर्मल वाटर जा रहा है तो इकोनोमाइजर से पास होकर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि इकोनोमाइजर इसके टेम्परेचर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब ये जो बॉयलर ड्रम, ये जो ड्रम है जो सिलेंड्रिकल ये जो सर्कुलर ड्रम है इसमें जो वाटर नॉर्मल की बजाय हॉट वाटर आएगा। अब यही हॉट वाटर फाइनली अब जाएगा किससे, सर्कुलेटर पंप से होते हुए, सर्कुलेटिंग पंप से होते हुए जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा आपकी इवोपरेटिंग ट्यूब्स में। तो इवोपरेटर ट्यूब में क्या होगा कि 60 to 70% वाटर
इसमें कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में। तो ये जो स्टीम होगी वो कैसी स्टीम होगी, वेट स्टीम। अब ये जो वेट स्टीम गई यहाँ पे इस ड्रम में, तो अब फाइनली यहाँ पर वेट स्टीम यहाँ पर इसका मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब चूंकि ये जो स्टीम है वो वेट है, तो कहीं ना कहीं इस स्टीम में कहीं ना कहीं क्या है, मॉइस्चर का कंटेंट है। अब इसमें एक तरह से एक सर्कुलेशन होगा कि देखिए कि ये जो इवोपरेटेड ट्यूब से जो स्टीम गई इस ड्रम के अंदर, तो इसमें तो आपको वेट स्टीम मिल रही है। और चूंकि ये जो पार्टिकल है, अब वेट स्टीम के पार्टिकल और एक ये जो हॉट वाटर के पार्टिकल, इन दोनों के बीच के पार्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा। अब ये जो दूसरे जो वाटर जो नॉर्मल मतलब हॉट वाटर है, वापस को सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू वापस भेज दिया जाएगा। और ये जो वेट स्टीम है, अब ये वेट स्टीम इंटर करेगी किसमें, कन्वेक्टिव सुपर हीटर ट्यूब्स में, जिसको सुपर हीटेड स्टीम भी बोलेंगे या कन्वेक्शन सुपर हीटर। तो कन्वेक्शन सुपर हीटर का मतलब क्या होता है कि ये कैसे काम करता है। तो स्वाभाविक है कि यही वेस्ट हीट इस सुपर हीटर को भी क्या करेगी, हीट करेगी। अब चूंकि ये जो वेट स्टीम थी, अब ये वेट स्टीम जब सुपर हीटर ट्यूब से पास होकर जाएगी, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो मॉइस्चर बचा रहेगा, तो इस मॉइस्चर को भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये वेट स्टीम या जो सेचुरेशन स्टीम है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम में। तो इस तरह आपको फाइनली यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम मिल जाएगी, जिससे हम टरबाइन को क्या कर सकें, रन करा सके। तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पर इसकी वर्किंग आपको समझा दी। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। वाटर इज सर्कुलेटेड एट हाई स्पीड बाय ए सर्कुलेटिंग पंप थ्रू द इवोपरेटर ट्यूब्स। तो देखिए, आप सर्कुलेटिंग पंप जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो सकता है, तो वाटर क्या करता है, सर्कुलेटिंग पंप से होते हुए जाता है किसमें, इवोपरेटिंग ट्यूब्स में। ठीक है। अब यहाँ पर हॉट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस ट्रांसफर हीट टू द वाटर कन्वर्टिंग इट इनटू स्टीम। अभी जो इवोपरेटिव ट्यूब्स है, ये भी किससे हीटअप होती है, ये भी कहीं ना कहीं फर्नेस की जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रही है इसी से हीटअप होती है। तो ये हीटअप होती है तो 60 to 70% तो ये क्या करती है, वाटर को वेट स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। देन रिजल्टिंग वेट स्टीम इंटर द स्टीम सेपरेटर ड्रम। अब ये जो वेट स्टीम है ये कहाँ पर इंटर हो रही है, स्टीम सेपरेटर ड्रम, वेयर स्टीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर, जहाँ से स्टीम वाटर सेपरेटिंग ड्रम मतलब वाटर से सेपरेट हो जाती है। देन उसके बाद द वेट स्टीम देन फ्लो टू द कन्वेक्शन सुपर हीटर। देन यही आपकी वेट स्टीम इंटर करती है किसमें, कन्वेक्शन सुपर हीटर में। ठीक है। एंड वेयर मॉइस्चर इज रिमूव, जहाँ पर मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, एंड द स्टीम इज सुपर हीटेड, और वो स्टीम आपकी क्या हो जाती है, फाइनली सुपर हीटेड हो जाती है। इन द सुपर हीटर hot flue gases pass over the tubes and rise the steam temperature by convective heat transfer। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कन्वेक्टिव सुपर हीटर है ये भी किससे रन होगा, ये भी जो हॉट गैसेस हैं, तो ये जो पास होकर जो चिमनी में जा रही थी ये भी इसके पाथ में आती, तो ये भी इसको क्या करेगी, हीटअप करेगी। तो इसी से क्या करेगी, ये इसको ट्यूब को क्या करेगी, हॉट करेगी, मतलब ये ट्यूब को हीटअप करेगी। और इसके अंदर जो भी आपकी वेट स्टीम होगी वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी वाया कन्वेक्टिव सुपर हीटर हीट ट्रांसफर के कारण। अब उसके बाद हाँ, फीड वाटर सप्लाई बाय पंप। तो फीड, जैसे मैंने आपको बताया था कि फीड वाटर सप्लाई करेंगे वाया फीड पंप के थ्रू, ये जाएगा इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में जाने के बाद जो वाटर नॉर्मल था, अब ये क्या हीटेड वाटर हो जाएगा। हीटेड वाटर के बाद ये कहाँ पर चले जाएगा, बॉयलर ड्रम में। ठीक है। उसके बाद दिस इंप्रूव द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द रिमेनिंग हीट ऑफ द एग्जिट गैस इज यूज टू द इन द एयर प्रीहीटर। और बाकी जो दूसरी एग्जिट गैसेस है, हॉट गैसेस है, वो कहाँ पर यूज होगी, एयर प्रीहीटर में जाके। एयर प्रीहीटर में क्या होगा कि एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल एयर जो ब्लोअर के थ्रू जब एयर प्रीहीटर में आएगी तो एयर प्रीहीटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, जिससे हम फर्नेस में इसका एक प्रॉपर तरीके से क्या करा सके, कंबशन को इम्प्रूव करा सकते हैं। और उसकी कंबशन को इम्प्रूव कराने के बाद उसकी इफिशियंसी को भी कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। द फ्लू गैसेस फाइनली स्केप थ्रू द चिमनी। और फाइनली जो फ्लू गैसेस है इस चिमनी के थ्रू बाद में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लामाउंट बॉयलर। तो लामाउंट बॉयलर के क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो रेट होता है काफ़ी हाई होता है। और प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग ऑफ ट्यूब्स, तो ट्यूब्स को ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करता है। क्विक स्टीम जनरेशन,
बहुत फास्ट स्टीम जनरेट करता है और हाई प्रेशर एंड हाई कैपेसिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है इसका, सर्कुलेटिंग पंप कंज्यूम पावर। अब चूंकि सर्कुलेटिंग पंप में हम दो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं, एक फीड पंप के लिए भी यूज़ करते हैं और एक सर्कुलेटिंग पंप के लिए भी यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप पावर को ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। और दूसरा है फेलियर ऑफ पंप स्टॉप द बॉयलर। अगर कोई भी पंप फेल हो जाता है तो ये बॉयलर को स्टॉप कर सकता है, उसकी वर्किंग को स्टॉप कर सकता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बबल एंड स्केल फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें जो पाइप्स होते हैं या जो ट्यूब्स होते हैं उसमें वाटर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, प्रेशर के साथ मतलब फ्लो करता है, तो इसमें बबल और स्केल की प्रॉब्लम अराइज ज़्यादा होती है। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, मेंटेनेंस इज मोर डिफ़िकल्ट। स्वाभाविक है कि इसमें जो मेंटेनेंस है दूसरे बॉयलर के कंपेयर में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और एप्लीकेशन की बात करें तो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए बॉयलर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर लो माउंट बॉयलर का हम यूज़ करते हैं। सूटेबल फॉर हाई प्रेशर स्टीम एप्लीकेशन। स्वाभाविक है कि चूँकि ये हाई प्रेशर बॉयलर है तो सूटेबल फॉर हाई प्रेशर स्टीम एप्लीकेशंस। यूज इन केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, तो इसको केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जा सकता है। और यूज वेयर क्विक स्टीम जनरेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर बहुत जल्दी स्टीम जनरेशन करना हो तो वहाँ पर हम इस तरह के बॉयलर का यूज़ करते हैं। और यूज इन मराइन इंडस्ट्री प्लांट, मराइन और इंडस्ट्री प्लांट में भी इन तरह के बॉयलर्स को हम यूज़ करते हैं।